बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजद न्यूज़। नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में जितने भी मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दुनिया में न्यूज़ चैनल हों, यानी टीवी के जो न्यूज़ चैनल हैं वो हों, अखबारात हों, सब की जीनत पाकिस्तान ही बना हुआ है। वो है पाकिस्तान का धरना जो टीएलपी ने पाकिस्तान में आजकल सिर्फ लाहौर में रह गया है, वो धरना है। मुझे धरनों के मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी कि कहाँ का धरना है और कितना है। धरने वालों का यानी तहरीक लब्बैक का एक ही मुद्दा है कि सफीर को, फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। इस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि फ्रांस के सफीर को क्यों निकाला जाए, ये सबको पता है कि उसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है। तो बहरहाल पूरी दुनिया के अखबारात की जीनत पाकिस्तान की खबरें हैं, पूरी दुनिया के टीवी चैनल की जीनत पाकिस्तान की खबरें हैं। वो है टीएलपी का धरना। बल्कि बहुत सारे ममालिक तो बिट मिसाला लगाकर भी इन खबरों को पेश कर रहे हैं। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फ्रांस का हम कोई नुकसान नहीं कर रहे। अगर हमारे कोई लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक से हों, चाहे पुलिस के हों, वो भी पाकिस्तानी थे। चाहे हमारा कोई नुकसान हुआ हो, गाड़ियां जली हैं, रक्शे जले हैं, मोटरसाइकिल जले हैं, या कोई और तोड़ फोड़ हुई है, तो वो भी पाकिस्तान की थी, फ्रांस की नहीं। मेरा मकसद ये भी नहीं है। असल बात यह है कि अगर हम फ्रांस के सफीर को, पाकिस्तान की हुकूमत फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाल देती है और फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर देती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि क्या गारंटी है कि इसके बाद फ्रांस जो है किसी तरह के खाके शायद नहीं करेगा। जब तक हमारे फ्रांस से ताल्लुक हैं, फ्रांसीसी हुकूमत से हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, उस वक्त हमारे पास एक हथियार जो है, वो सफारती हथियार है, वो मौजूद है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा, खास तौर पर इंडिया जब पाकिस्तान के जो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करता है, वहां कोई गोलाबारी करता है, तो एक खबर आम सुनने में आती है कि दफ्तर खारजा ने जो है इंडिया के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा में तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। जब तक हमारे उस मुल्क से सफारती ताल्लुकात हैं, हम उनके सफीर को भी बुला सकते हैं, हमारी हुकूमत बुला सकती है, और उनके नाज़िमुल अमूर ये एक ही चीज होते हैं। बहरहाल तो उनको बुला के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जब ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे तो हमारा ये हक भी खत्म हो जाएगा। तो हम किसी को बुलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। एक तो इसका ये नुकसान है, यानी दूसरे लफ्जों में हम अपने ही हाथों से अपने हाथ काट रहे हैं। या तो लोग जानते नहीं, जानते तो खैर सब हैं। अगर मुझ जैसा एक कम पढ़ा लिखा बंदा, क्योंकि ना तो मैं कोई सहाफ़ी हूं और ना मेरा किसी कोई बड़े अदारे से ताल्लुक है, तो अगर मैं ये बातें समझ सकता हूं तो बाकी दुनिया भी अच्छी तरह समझ सकती है। तहरीक के अंदर, तहरीक लब्बैक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। नहीं मालूम वो समझते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा लें कि इसके बाद हमारे सफारती ताल्लुकात खत्म होने के बाद हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यानी हम उनको ना तो दफ्तर बुला सकते हैं, दफ्तर खारजा में बुला सकते हैं, ना एहतजाज करा सकते हैं। जब उनका सफीर ही नहीं होगा, सफारत खाना ही नहीं होगा, हम किसको बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि यह क्या गारंटी है कि इसके बाद जो है वो ये हरकत नहीं करेंगे, बल्कि वो आज़ाद हो जाएंगे, वो अपनी मर्जी से जितनी चाहे वो गुस्ताखी करते रहेंगे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात यहां भी खत्म नहीं होती। फ्रांस जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक बहुत बड़ा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन के अलावा वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो 5 मुस्तकिल रुकन हैं, उनका भी एक रुकन है। वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान FATF जो है वो तलवार हमारे सर पे लटक रही है। तो पहला नुकसान हमें ये होगा कि हम ग्रे लिस्ट से, जैसे हमारे दुश्मन ममालिक चाहते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में ही चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं दी जा सकती। वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। एक बात यहां भी खत्म नहीं होती कि सिर्फ ग्रे लिस्ट का मामला है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें कितना बड़ा नुकसान होगा, कि हम किस सिमत जा रहे हैं। दूसरा ये कि फ्रांस जो है वो यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये मुत्तहिद हैं, हम मुत्तहिद नहीं हैं, मुसलमान मुत्तहिद नहीं हैं। और ये यूरोप वाले, ये तकरीबन इनकी जो है आबादी 95% पॉपुलेशन जो है वो इनकी ईसाई है, ईसाइयत पे मुनसर है, ईसाइयत पे जो है मुश्तमिल है। तो ये सारी की सारी जो है ना एक यूनिटी है। और इसका मतलब ये है कि हमने फ्रांस को अगर निकाल दिया तो समझो कि हमने यूरोपीय यूनियन
के जो तकरीबन 28 ममालिक हैं, छोटे बड़े मिला के, वैसे 23 जो शीजन कंट्रीज हैं उनके 23 ममालिक हैं, 23 कंट्रीज हैं, लेकिन पूरी की पूरी यूरोपीय यूनियन को देखें तो ये 28 छोटी बड़ी रियासतें बनती हैं। ये सारे के सारे उठाकर सफीर हमारे बाहर निकाल देंगे, हम उनका कुछ नहीं कर सकेंगे। एक चीज ये तो है, सफारती सतह तक हमारा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि हमारे यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात टोटली तौर पे खत्म हो जाएंगे। दूसरा बड़ा जो मसला है वो है तिजारत का। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, वीडियो पूरी देखनी है, आगे जो नुकसानात हैं वो आपके जो है वो दिमाग को सुन कर देंगे। जो हमें नुकसानात होंगे, जो हमारा नुकसान होगा, आलम इस्लाम का नुकसान होगा, पाकिस्तानियों का नुकसान होगा, हमारे दिमाग को भी माफ करके रख देगा। दूसरा बड़ा मैंने जो कहा इशू है वो है तिजारत। यूरोपीय यूनियन से जो चीजें यहाँ आती हैं वो बहुत थोड़ी हैं, यानी यूरोपीय यूनियन में जो बड़े ममालिक हैं वो फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है। यूके गो के यूरोपीय यूनियन का अब हिस्सा नहीं रहा, लेकिन इनसे अलहदा भी नहीं है। यूके यानी बरतानिया जिसको कहते हैं, इसका फ्रांस से बहुत गहरा ताल्लुक है। यहाँ से जो मसनूआत हमारी पाकिस्तान में आती हैं वो बहुत थोड़ी हैं। हमारी मसनूआत जो है जिनमें खास तौर पे सिले सिलाई कपड़े हैं, ये पाकिस्तान से इन ममालिक में जाती हैं, फ्रांस में जाती हैं, इटली में जाती हैं, स्पेन में जाती हैं, जर्मनी में जाती हैं और बरतानिया में जाती हैं। ये टोटली तौर पे बंद हो जाएंगी। जब सफारती ताल्लुकात ही नहीं रहेंगे तो हमारी जो है ना ये मसनूआत भी नहीं जाएंगी, ये भी बंद हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे यानी सिले सिलाई कपड़ों के अलावा, ये मैं सादा जुबान में इसीलिए कह रहा हूं कि आम आदमी शायद ना समझ सके, जो सबसे बड़ी चीज हमारी जाती है वो डॉक्टरी आलात हैं, आलात जराही जो ऑपरेशन में खासतौर पर ये सियालकोट में बनते हैं, गुजरांवाला में बनते हैं और वजीराबाद में बनते हैं। ये आलात जराही जो ऑपरेशन में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये अक्सर पाकिस्तान से ही जाती हैं, ये भी जाना बंद हो जाएंगी। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फुटबॉल है, और भी बहुत सारे आइटम हैं। अगर एक को गिनना शुरू कर दें तो 2 घंटे तो मुझे गिनने में लग जाएंगे। यानी जो कुछ भी हम इन ममालिक में भेजते हैं, जाकर बेचते हैं, ये सारे का सारा बंद हो जाएगा। अब ये अंदाजा लगाएंगे कि मुआशी तौर पर हमें कितना नुकसान होगा। ये तो 2 चीजें थी, एक पहली चीज थी सियासी, दूसरी चीज थी मुआशी। यानी सियासी तौर पे हम तनहा हो जाएंगे क्योंकि किसी मुसलमान मुल्क ने हमारा साथ नहीं देना। दूसरी चीज जो है वो है मुआशी तौर पे हम पहले ही कमजोर हैं, हम और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। ये 2 चीजें थी, यहां बात खत्म नहीं होती। तीसरी चीज जो है वो ये है कि इन ममालिक में हमारे पाकिस्तानी कितने रह रहे हैं, इनका क्या बनेगा, और इसमें टोटल मुसलमान कितने रह रहे हैं, इसका आप अंदाजा लगाएं कि फ्रांस में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो तकरीबन इनकी तादाद 1,20,000 है। ये सिर्फ पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। ये मैं बात आपको वाज़ेह कर दूं कि जो तादाद मैं आपको बता रहा हूं ये तादाद सिर्फ मुसलमानों की है, इनमें नॉन मुस्लिम नहीं है। यानी मुसलमान से अगर कोई ईसाई वहां जा रहा है, गया हुआ है, रह रहा है, तो वो तादाद इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की ये तादाद है। फ्रांस में 1,20,000 पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं, और तो फ्रांस के अंदर जो टोटल मुसलमान रह रहे हैं 1,20,000 सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान है। टोटल जो मुसलमान वहां फ्रांस में रह रहे हैं वो है 3.35 मिलियन, यानी तकरीबन 30 लाख मुसलमान जो है वो फ्रांस में रह रहे हैं। ये फ्रांस की कुल आबादी का तकरीबन 5% यानी 5% बनते हैं। कुल आबादी का 5% मुसलमान हैं। इटली में जो मुसलमान रह रहे पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हैं 1,18,000 के करीब। इटली में जो पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं वो हैं 1,18,000 सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं। टोटल जो मुसलमान हैं इटली में वो तकरीबन 10 लाख यानी 1 मिलियन से भी ज्यादा हैं, प्लस हैं 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान इटली में रह रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो स्पेन है। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद, पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों की तादाद कि इसमें और लोग भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो है स्पेन में 95,000 के करीब रह रहे हैं। हो सकता है अब ये ज्यादा हो गए हों, लेकिन 95,000 लाजमी इतनी तादाद, इससे ज्यादा हैं, कम नहीं है। और जो टोटल मुसलमान रह रहे हैं वो तकरीबन 9 लाख हैं, ये कोई कम तादाद नहीं है। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। जर्मनी में जो
पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं उनकी तादाद 80,000 के करीब है। इससे ज्यादा है, ये कम अज कम तादाद मैंने लिखी है, ये इससे ज्यादा रह रहे हैं। ये मैं दिखाऊंगा भी सही, आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा कि जर्मनी में कितने लोग रह रहे हैं। जर्मनी में पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद जो है वो 80,000 है। ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान हैं। और पूरी कुल जो टोटल मुसलमान हैं, यानी जो दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से आकर वहां आबाद हुए हैं, उनमें बड़ी तादाद तुर्क और अरबों की है। ये 5 मिलियन के करीब हैं, यानी 50 लाख मुसलमान जो है वो वहां पे रह रहे हैं। और ये उनकी कुल आबादी का 5.7% हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा तादाद जो है वो जर्मनी में है। मैंने जैसे कहा है, यूके जो है बरतानिया, उसको यूके यूनाइटेड किंगडम बरतानिया, इसका जो है इसमें जो मुसलमानों की तादाद है, पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद है वो है 1,88,000। एक मातात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख हैं। ये जो पाकिस्तान के मुसलमान वहां रह रहे हैं 2 लाख हैं ये, लेकिन ये तादाद बहुत कम है, कम बताई गई है, इससे ज्यादा रह रहे हैं। और जो टोटल मुसलमान वहां रह रहे हैं, दुनिया से जो आबाद होकर आए हैं और आए हुए हैं वहां आबाद हैं, वो टोटल जो है वो 34 लाख के करीब मुसलमान वहां रह रहे हैं। ये तो थी फर्दन फर्दन एक एक मुल्क की आबादी, और छोटी छोटी जो रियासतें हैं वो इनमें शामिल नहीं है। टोटल जो अब वो छोटी छोटी रियासतों के नाम नहीं लिए गए क्योंकि उनके 28 के करीब रियासतें हैं, और बड़े जो छोटे बड़े बाकायदा जो सीजन कंट्रीज हैं उसमें 23 कंट्रीज आती हैं। यूरोपीय जो यूनियन है उनके जो ममालिक हैं उनके 23 जो है वो छोटी बड़ी रियासतें हैं। यूरोप में जो है टोटल मुसलमानों की जो आबादी है वो 20 मिलियन के करीब है। ये आप देख लें कितनी बड़ी तादाद है, 20 मिलियन के करीब सिर्फ मुसलमान वहां रह रहे हैं। तो यूके में जो है आबादी जो है मुसलमानों की, जैसे मैंने पहले बताया है कि यूके में मुसलमान जो है वो 34 लाख के करीब हैं। और टोटल अगर इनको यूके की आबादी को भी शामिल करें तो 2,34,00,000 आबादी मुसलमानों की यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की बनती है। नाजरीन, इसमें अमेरिका कनाडा शामिल नहीं है। अमेरिका भी बहुत दूर है और कनाडा भी बहुत दूर है, लेकिन ये भी बेशक ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। इनके फ्रांस से बहुत गहरे ताल्लुक हैं। जो कुछ हम फ्रांस से करेंगे, जो सलूक हम फ्रांस से करेंगे, हो सकता है कि ये भी मुसलमानों को किक आउट कर दें। नाज़रीन, ये थी तादाद जो अमेरिका कनाडा के अलावा यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में हमारे मुसलमान रह रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकाल दें, अगर अल्लाह न करे फ्रांस भी हमारे पाकिस्तानियों को उठाकर बाहर फेंक दे तो फिर इनका क्या होगा? मुसलमानों को ही उठाकर बाहर फेंक दे तो इनका क्या होगा? अगर इसके रद्दे अमल में इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, यूके है, ये भी पाकिस्तानियों को उठाकर बाहर फेंक दें तो इनका क्या बनेगा? मुसलमानों को ही उठाकर बाहर फेंक दें तो फिर इनका क्या बनेगा? ये किसी ने बैठकर नहीं सोचा कि इन मुसलमानों का क्या नुकसान होगा। ये तो नुकसान था वो इसके रद्दे अमल में जरूर आएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारा, उसका हमें ये हमारे रूंगटे खड़े कर देने वाली बात है, और होगा ये ऐसा होता आया है। आप 9/11 के बाद जब ये अमेरिका में एक वो बिल्डिंग को जहाज से जो है ना वो टकराया था और इल्जाम उसामा बिन लादेन पे लगाया गया था, और अफगानिस्तान में आके अमेरिका ने एक न खत्म होने वाली जंग शुरू कर दी। इसके बाद यानी इस 9/11 के बाद मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ, इसमें यह नहीं कि ये पाकिस्तानी शामिल थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ अमेरिकियों ने क्या सलूक किया, इसका आपको कुछ भी अंदाजा नहीं है। ये सिर्फ वही अंदाजा लगा सकते हैं, उनको ही एहसास है जो वहां रह रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, माली नुकसान के अलावा हमारी जो सबसे बड़ा नुकसान है, हमारी इज्जतें चली जाती हैं। हमारी माओं की, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, उनकी इज्जतें जो बर्बाद होती हैं, उनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं टीएलपी वालों से ये गुजारिश करूंगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सीनियर हजरात हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कभी अपनी इकट्ठे सारे उलमा, सारे लीडरशिप इकट्ठी होकर बैठे, ये इस बात
اس بات کو بیٹھ کے سوچے کہ اس کا ہمیں نقصان کتنا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ صرف آپ ایک بات ہی ذہن میں رکھ لیں کہ معاشی نقصان کو بھی چھوڑ دیں, سفارتی نقصان کو بھی چھوڑ دیں, سیاسی نقصان کو بھی چھوڑ دیں, مالی نقصان کو بھی چھوڑ دیں, سارے نقصان آپ ایک طرف کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ ہماری کسی ماں, بہن, بیٹی کی عزت چلی گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ آپ بیٹھ کے سوچیں, ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا. ہماری یہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ جوان زیادہ سے زیادہ مرد ہیں, قتل ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جب پاکستان اور ہندوستان کے سپریشن ہوئی تھی, جو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا وہ ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا تھا. لاکھوں ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی عزت چلی گئی اور یہ پاکستان معرض وجود میں آیا. اور آپ اس سے کیا سلوک کر رہے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی آپ بیٹھ کر کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں کہ اس کا کیا نقصان ہوگا. حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ ان سے ٹاک اباؤٹ کریں, ان سے بات کریں. حکومت نے بھی بات کرنے کی تکلیف نہیں کی. خیر, میرا مدعا ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ وہ آ کر اس سے بات کریں. مجھ سے اچھے اچھے لوگ مشورہ دینے والے پڑے ہیں, سینئر حضرات پڑے ہیں, سینئر صحافی پڑے ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے جو سینئر حضرات ہیں, چونکہ عوام ان کے کہنے پر ہی باہر آتی ہے, ان کے کہنے پر ہی واپس جائے گی. خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں, اس ملک پر رحم کریں, عالم اسلام پر رحم کریں, ان مسلمانوں پر رحم کریں جو یورپ میں رہ رہے ہیں, ان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں پر رحم کریں جو یورپ میں رہ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایک محتاط اندازے کے مطابق, جو یورپ میں لوگ رہ رہے ہیں, ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر شخص ہمیں جو ہے پاکستان کو 2000 یورو ماہانہ بھیجتا ہے. اتنا زر مبادلہ, اتنا جو پیسہ ہے ہمارے ملک میں آتا ہے. اس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں اس میں بھی ایک اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف کر کے صرف آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی ایکشن ہوا اور ہماری کسی ماں, بہن, بیٹی کی عزت چلی گئی, ہمارے کوئی مسلمان وہاں شہید کر دیے گئے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ آپ جو اس کا کر رہے ہیں وہی ذمہ دار ٹھہریں گے. تو آپ باقی ممالک کو, بجائے اس کے کہ آپ زور دیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالو, آپ باقی مسلم ممالک کو غیرت دلوائیں, ان کو شرم دلوائیں کہ تم لوگ کیوں خاموش ہو. حکمران باقی مسلمان ممالک کے سربراہان کیوں خاموش ہیں, عوام کیوں خاموش ہے؟ صرف پاکستان کے لوگ ہی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. خدا کے لیے احتجاج ضرور کریں لیکن پرامن احتجاج کریں, کسی کا نقصان نہ کریں, روڈیں بلاک نہ کریں, اور کسی کے جو ہے اب تو خیر بہت کنٹرول ہو چکا ہے, امن آ چکا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا اور کس کا کتنا نقصان ہوگا. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن پھر بھی ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے کہ کل کو کیا ہوگا, چونکہ اور بھی جماعتیں جو ہے اس میں شامل ہو چکی ہیں اس دھرنے میں. تو یعنی جو ان کی پالیسی ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو چکے ہیں. دشمن بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. خدا کے لیے اپنے ملک پہ رحم کیجیے, اپنے ملک کو بچائیے, اپنی قوم کو بچائیے, مسلمانوں کو بچائیے, ان کی عزت کو بچائیے. وہاں جو رہ رہے ہیں اگر انہیں باہر نکال دیا گیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی راستہ سوائے سمندر میں ڈوب مرنے کے, ان کے علاوہ کوئی راستہ, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا, نہ ہی وہ نکلنے دیں گے. اگر کوئی تحریک لبیک پاکستان کا کوئی سینئر لیڈرشپ یا کوئی ایسا کارکن جو میری بات کو سن رہا ہے, خدا کے لیے اس پہ جو ہے توجہ دے, اس پہ غور کریں, پھر آپ کی مرضی آئے, جو چاہے کریں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے دل میں بھی بہت تکلیف تھی, بہت درد تھا. میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے. تو آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ انداز بیاں اتنا اچھا تو نہیں, لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اسی کے ساتھ ہی
ابوذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔